इकोसिस्टम जब भी वर्ड आता है तो सबसे पहले ये वर्ड दिया किसने है, ये टर्म किसने दी है। इकोसिस्टम टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी सर आर्थर टेंसले ने 1935 में। 1935 में S.A. टेंसले, या डायरेक्टली आप टेंसले भी कह सकते हो, टेंसले ने वर्ड दिया था इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम का मतलब है जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। अब ये दो नई टर्म्स है, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी जानते होंगे, बट जिनके लिए नया वर्ड है उनको मैं बता दूं कि बायोटिक जो होता है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ हो। और एबायोटिक का मतलब आ गया नॉन लिविंग, सिंपल सरल भाषा में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन, एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। अब आप कहेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक के साथ क्या इंटरेक्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, हमें मिट्टी चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, हमें वाटर बॉडी चाहिए, और हमें ही नहीं प्लांट्स को भी ये सब कुछ चाहिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसे जिंदा रहने के लिए इन सारी चीजें, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकेले ही थोड़ी, इंसान भाई जानवरों के साथ बस हम हो और जानवर हो और हमारा बसर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें तो कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी चाहिए ताकि हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो सके। यही इंटरेक्शन बन जाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, नाम देख लीजिए इनका। इकोसिस्टम के जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक के अंदर आपके पास तीन चीजें आती हैं, एक आता है इनऑर्गेनिक मैटर, एक आता है ऑर्गेनिक मैटर, एक आता है फिजिकल मैटर। इनऑर्गेनिक चीजें जैसे कि पानी, गैस, सॉलिड, जितनी भी चीजें होती है ये होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जनरली कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास आ जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया और ह्यूमस। फिजिकल कंपोनेंट्स आपके पास क्या क्या आ जाते हैं, एक है लाइट, दूसरा है टेम्परेचर, एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ये सारे के सारे आ गए फिजिकल कंपोनेंट्स। अगर इकोसिस्टम के अंदर के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जानदार चीजों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स, एक आगे प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे आगे कंज्यूमर्स और तीसरे आगे डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स में कौन आगे, आपके पास ग्रीन प्लांट्स है ना। तो जो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, साइंस की भाषा में हम जिसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है, उसी का दूसरा नाम इकोलॉजिकली प्रोड्यूसर्स भी होता है। कंज्यूमर्स आ गया जो किसी और चीज को, जो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, खुद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स, उनको किसी और के ऊपर उस चीज के लिए डिपेंड रहना पड़ रहा है, वो किसी और को कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स। और जब बात आती है डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स का काम है बस डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर से अपनी सारी खुराक लेनी है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के हो गए, तीन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स भी फर्दर
दो प्रकार के होते हैं। एक वो प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉफ ही ना, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना तो बना रहे हैं लेकिन उन्हें कहा जा रहा है फोटो ऑटोट्रॉफ। अब ये फोटो क्या है स्टूडेंट्स? फोटो का मतलब लाइट, कि अपना खाना तो बनाएंगे बगैर लाइट की ही प्रेजेंस में बना पाएंगे, इन्हें कहा जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ये प्रोड्यूसर ही हुए, खाना तो खुद बना रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ लाइट का इस्तेमाल करेंगे और कीमो ऑटोट्रॉफ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा डिटेल में। कंज्यूमर जो किसी और को कंज्यूम करता है। देखो, अगर किसी और चीज को खाना है तो खाने वाला ऑर्गेनिज्म या तो मांस खाने वाला होगा या तो घास खाने वाला होगा या तो दोनों ही होगा। इसी बेसिस पे हम इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स की टाइप में डिवाइड करते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है डिकम्पोजर्स को ही कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेड, जो सड़े गले मैटर के ऊपर से अपना खाना लेंगे। देखा, हमारे एनवायरनमेंट में देखो कितनी ज्यादा वैरायटी है। कोई खुद अपना खाना बना रहा है तो कोई उसके खाने के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो कोई तो उनके सड़ने और मरने का इंतजार कर रहा है कि ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन ले सके। यहां से एक सवाल आता है, जरा सोचिए कि अगर ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ही मांस ही खाते, प्रोड्यूसर्स को भी मांस चाहिए होता, कंज्यूमर को भी मांस चाहिए होता, डिकम्पोजर्स को भी मांस चाहिए होता, तो कैसा होता? तो क्या इन सबकी फूड की नीड सेटिस्फाई हो सकती? या अगर चलो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में ही बात करूं, सोचिए अगर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर जिन दोनों को ही मांस चाहिए स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को ही जिंदा मांस वाली फॉर्म की चीजें चाहिए होती तो क्या इन दोनों का बसर हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हर एक चीज, कोई भी चीज भूखी ना रह सके, इसलिए हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। कुछ खाना खुद बना रहे हैं, कुछ किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो कुछ डिकम्पोज करके अपना खाना बना पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ के बारे में। तो फोटो ऑटोट्रॉफ बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कलर जनरली ग्रीन होता है। ठीक है, अब फोटो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि फोटो का मतलब है लाइट, तो ऑब्वियसली ये लाइट की मदद से ही अपना खाना बनाएंगे। गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल एनर्जी। एनर्जी उन्हें कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से, और बाद में उस सनलाइट की एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के फोटो ऑटोट्रॉफ या वो प्रोड्यूसर जो लाइट की मदद से अपना खाना बना पा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाया जा रहा है, और वो कुछ क्या है स्टूडेंट्स? इनका फूड। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस करना है ना स्टूडेंट्स, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने चाहिए। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों प्रेजेंट होने चाहिए, जरा ये देख ले। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के दो काम हैं, एक तो ये पूरे प्लांट को ग्रीन करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये जो क्लोरोफिल होता है ये हमारे सनलाइट से, ये हमारे सूरज की रोशनी को प्लांट तक पहुंचा के प्लांट के अंदर जज़ब कराने में, एब्जॉर्ब कराने में भी मदद कराता है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस करना है स्टूडेंट्स, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट, ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जनरली इन प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, तो जितने भी आपके पास ग्रीन कलर के प्लांट्स आ जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, सारे के सारे होते हैं प्रोड्यूसर्स।
एल्गी भी फोटो ऑटोट्रॉफ है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, पानी में पाए जाने वाले ग्रीन कलर के पौधे, वो भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। और उसके अलावा ट्रीज भी होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी होते हैं स्टूडेंट्स फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ में, कीमो जिसका नाम ही है कीमो, तो ये लाइट की मदद से खाना नहीं बना रहे, खाना तो बनाएंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए इन्हें किसी केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब इन्हें केमिकल चाहिए, और ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि इन प्लांट्स तक हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ताकि वो इन केमिकल्स की मदद से अपना खाना बना सके। ओके, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें आपके पास एक एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये सारे के सारे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन सनलाइट की मदद से नहीं, किसी केमिकल की मदद से। और वो केमिकल भी कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया। ठीक है, ओके। तो अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने ऑटोट्रॉफ भी पढ़ा, और ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ दोनों पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स के बारे में। ठीक है, तो कंज्यूमर्स क्या है, कैसे होते हैं, क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। तो कंज्यूमर, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, कंज्यूमर्स वो हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट वो किसी रेडीमेड खाने को लेंगे, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स। रेडीमेड फूड लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कंज्यूमर्स। जनरली इन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4th भी है, लेकिन हम यहाँ पर 3 के मेन 3 है तो 3 के बारे में बात करेंगे। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक होता है टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि इनको डायरेक्टली इनकी डिपेंडेंसी जो है ना, वो प्लांट के ही ऊपर है। प्लांट्स कौन से? जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया था। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को या तो हर्बीवोर्स कहा जाता है, घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स, या तो इन्हें प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है ना। और इसमें आपके पास कुछ एग्जाम्पल आती हैं, जैसे कि डियर है, शीप है, गोट है। ये सारे देखो, डियर है, शीप है, या गोट हो, या आपके पास जिराफ है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ही एंगल्फ करते हैं। डायरेक्टली ये प्लांट ईटर्स ही होते हैं। ये इसके अलावा इनके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं होता खाने के लिए, डायरेक्टली प्लांट्स का ही इनटेक करते हैं। ओके, अब बात आती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे पास देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारे पास कभी कभी प्लांट ईटर्स, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, उन्हें कहा जाता है हार्बीवोर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हार्बीवोर्स भी देखने को मिलेगा, कार्निवोर भी देखने को मिलेगा, ओमनिवोर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स नहीं होते, वो हार्बीवोर्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसने घास खाया था ना, या तो ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली उन्हें खाएंगे, या तो डायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म को खाएंगे जिसने घास खाया था, है ना, या तो फिर उस घास को ही खा जाएंगे। मतलब या तो ये सिर्फ एनिमल को खाने वाले हो सकते हैं, यहाँ की कार्निवोर्स, या तो फिर ये दोनों को खाने वाले हो सकते हैं, दैट इज ओमनिवोर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी कंज्यूमर को हमेशा ही कार्निवर ही होना है या हमेशा ही उसको ओमनिवर ही होना है। वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो कार्निवर होगा या तो वो ओमनिवर हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक
इस डायग्राम के थ्रू बताने की ट्राई किया है कि यहाँ पर आपके पास प्रोड्यूसर कौन है, ये ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ग्रास होपर जो इसे खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, पिजन, है ना। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया पिजन, तो पिजन यहाँ पर जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। लेकिन जब भी आप पिजन को देखोगे स्टूडेंट्स, वो ग्रेन्स भी तो खा सकता है ना, वो डायरेक्टली प्लांट के ग्रेन्स भी तो खा सकता है ना। अगर ये डायरेक्टली प्लांट के ग्रेन्स खाएगा तो बताना जरा ये कौन से वाले कंज्यूमर बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स उस टाइम पे ये बन जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो जरूरी नहीं है कि जो पिजन होगा वो हमेशा आपको सेकेंडरी कंज्यूमर की ही जगह पे देखने को मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द फूड चेन की फूड चेन कैसी है, कौन ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है, उस बेसिस के ऊपर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी डिवाइड होती है, ठीक है। ओके, देन कम्स टेरिशरी कंज्यूमर। टेरिशरी कंज्यूमर जो होते हैं वो थोड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब बड़े ऑर्गेनिज्म है तो या तो वो डायरेक्टली सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेंगे या तो किसे खाएंगे स्टूडेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। जनरली ये फ्लैश ईटर्स होते हैं और कभी कभी ये घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अगेन वही बात है ना स्टूडेंट कि डिपेंडिंग ऑन द फूड चेन की कौन किसे खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को खा सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी और सेकेंडरी वालों को भी। तो ये कार्निवर्स भी हो सकते हैं और ये ओमनिवर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैन के बारे में बात करूं तो इंसान क्या है स्टूडेंट, इंसान जो है वो ओमनिवोर है। और जब लाइन के बारे में बात करूंगी तो लाइन क्या है, कार्निवर है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहां पर समझाती हूं कि लेट मी फाइंड सम ब्लैंक स्पेस। ओके, देखिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ा ब्लैंक स्पेस बन रहा है तो मैं इस रीजन में आपको समझाती हूँ। देखिए यहां पर है स्टूडेंट्स ग्रास, इस ग्रास को खा रहा है, इस ग्रास को मान लीजिए कौन खा रहा है स्टूडेंट्स, इसको खा रहा है ग्रास होपर, ठीक है। और यहां पे यही घास है, इस घास को डियर खा रहा है। यहां पर यही घास है और इस घास को कौन खा रहा है स्टूडेंट्स, बियर। अच्छा ऐसा मान के चलते हैं कि इस डियर को आगे किसने खा लिया, बियर ने खा लिया, या इस ग्रास होपर को आगे किसने खा लिया, पिजन ने खा लिया, या इस ग्रास के कुछ ग्रेन्स को कौन खा रहा है, पिजन। तो ऐसा हो सकता है ना कि खाने की तो कितनी सारी वेराइटीज है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसे भी खा सकता है। देखो इस वाली फूड चेन को लेके चलते हैं, फूड चेन का कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे वापस से क्लियर कराऊंगी, लेकिन अभी ये थोड़ा एक जर्नल आइडिया ले लेते हैं। ग्रास, सबसे पहले घास था, घास के बाद घास को कंज्यूम करने वाला कौन था, डियर, और डियर को कंज्यूम करने वाला कौन था स्टूडेंट्स, बियर। ग्रास, डियर, बियर, ग्रास आ गया प्रोड्यूसर, डियर आ गया हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, और बियर क्या आ गया हमारे पास, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, तो एक चेन थी ये, दूसरी फूड चेन को लेके चलते हैं। ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने और ग्रास होपर को खाया पिजन ने। बताइए जब ग्रास को ग्रास होपर खाएगा तो ग्रास होपर कौन हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाता है ना स्टूडेंट्स, उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। और इस ग्रास होपर को बाद में पिजन ने खाया था, तो बताइए पिजन क्या हुआ यहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन जरा अगर हम इस वाली फूड चेन के ऊपर नजर डालें जहां पर घास को डायरेक्टली, घास या ग्रेन्स को डायरेक्टली किसने खाया था, पिजन ने। आप बताओ क्या पिजन को हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर ही होना है, नो। जो डायरेक्टली जब ये जिस नंबर पे आपको फूड चेन पे देखने को मिलेगा ना स्टूडेंट्स, इसको वही नाम दे दिया जाएगा। प्रोड्यूसर के बाद है तो प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन अगर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद है तो सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां पर बियर हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर था। और अगर इस वाली फूड चेन के बारे में बात करूं, ग्रास ने जहां पर बियर को खाया था, अगर इस ग्रास ने बियर को नहीं खाया था, बियर ने जहां पर ग्रास को खाया था स्टूडेंट्स, तो उस वाले केस में अब बियर थोड़ी ना यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर ही होगा या टेरिशरी ही होगा। अब ये नंबर 2 पे आ रहा है तो हम इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, है ना।
तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड चेन पे कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिशरी या इनफैक्ट क्वाटरनरी का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सैप्रोट्रॉफ्स। अब ये डिकम्पोजर्स को जो होते हैं, अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ना हो स्टूडेंट्स, तो हमारा एनवायरनमेंट तो भाई डेड मैटर से भरता जाए, उसको डिके करने वाला कोई ना, उसको कंज्यूम करने वाला, उसको वहां से क्लीन करने वाला कोई ना हो। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं इन्हें इकोलॉजिकल क्लीनर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी गंदी चीज को वहां से हटाने में मदद करते हैं। किसी भी ट्रॉपिक लेवल का फाइनल पार्ट जो होता है ना स्टूडेंट, वो हमेशा डिकम्पोजर्स होता है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? ट्रॉपिक लेवल यानी कि देखो इस इमेज को देखो, प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी ने, सेकेंडरी को टेरिशरी ने, टेरिशरी को क्वाटरनरी ने, क्वाटरनरी को खाएगा डिकम्पोजर्स, है ना। तो फिर ये डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करेगा, फिर उससे प्लांट बनेंगे, फिर उसे कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, है ना। तो ये जो हर एक फूड वाला आपको लेवल देखने को मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, इसे ही कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल शुरू कहाँ से किया था? प्रोड्यूसर से। खत्म कहाँ पर हो रहा है? डिकम्पोजर्स पे। तो कहा जाता है कि डिकम्पोजर्स हमेशा ही फाइनल पार्ट होता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल का। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी कचरा है, लकड़ी है, पत्ते गिरे, उन्हें सड़ाने में मदद करेगा, उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स में हमारे पास कौन कौन आ जाता है? बैक्टीरिया आ गए, फंगाई आ गया, अर्थवॉर्म्स आ गए या इंसेक्ट्स आ गया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डिकम्पोजर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बताइए किसी भी फूड चेन का किसी भी ट्रॉपिक लेवल में सबसे नंबर 1 वाली लेवल कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1 पे हमेशा प्रोड्यूसर, और लास्ट पे होना चाहिए स्टूडेंट्स क्या? डिकम्पोज। ट्रॉपिक लेवल में एंड जो है वो डिकम्पोजर पे होता है। इकोसिस्टम, यूनिट का नाम है इकोसिस्टम। व्हाई आर वी स्टडिंग दिस यूनिट? क्या फन है कि हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इकोसिस्टम होता है ना, इसके काफी सारे फंक्शंस है। सबसे पहले तो ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने का काम है इकोसिस्टम का। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, एक एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी है इकोसिस्टम का। ये इंसान को डिफरेंट तरीके से बेनिफिट देता है। कभी इकोसिस्टम है, ये बायोटिक फैक्टर्स है, तभी हमें टिम्बर मिल रहा है, वुड मिल रहा है, रबर मिल रहा है, टायर मिल रहे हैं, कितनी सारी चीजें हमें मिल रही है। एनर्जी फ्लो को भी मेंटेन करके रखता है फूड चेन में। अभी ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, ये भी आपके वीडियो के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर होंगे। एनर्जी फ्लो क्या है, फूड चेन क्या है। साथ ही साथ इकोसिस्टम जो होता है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी मदद कराता है। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो एनवायरनमेंट से लिया वो एनवायरनमेंट को ही बदले में वापस देना है स्टूडेंट्स, यही होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। और इसके अलावा मिनरल साइकिल को भी ये मेंटेन करके रखने में मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम्योस्टेसिस आर फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट इज एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने में भी इकोसिस्टम मदद करता है। ओके, तो अभी तक हमने पढ़े इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम की टाइप्स क्या क्या है। तो इकोसिस्टम को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, तो एक को कहा जाता है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का जब नेचुरली दोनों चीजों का आपस में कांटेक्ट था, इंसान ने कुछ नहीं किया, ये चीजें ऑलरेडी मौजूद थी, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ गया कि भाई उन चीजों को सेटअप करने में इंसान का रोल है।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपके पास आ जाता है, जैसे हम जू के बारे में बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट थोड़ी ना थे, हमने कहीं और से उन ऑर्गेनिजम्स को लाके एक जगह पे रखा और उनके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक माहौल तैयार किया, तो बन गया एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके अलावा जब हम घर पे एक छोटे से एक्वेरियम के बारे में बात करते हैं तो जो वो छोटा सा एक्वेरियम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। चलिए जी आगे देखते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम को हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप्स का है, एक को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक को कहा जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल भी ऐसे ही आगे दो तरीके का होगा, एक होगा टेरेस्ट्रियल, एक होगा एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारे पास नेचुरली कौन कौन सा प्रेजेंट है, देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हमने थोड़ी बनाया, वो तो नेचुरली प्रेजेंट है। ग्रास लैंड है या डेजर्ट है, वो ऑलरेडी इकोसिस्टम प्रेजेंट है, वो आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में। लेकिन टेरेस्ट्रियल में भी ये कौन सा वाला है, नेचुरल वाला। एक्वेटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम 70% जो इकोसिस्टम होता है वो एक्वेटिक ही होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इकोसिस्टम अगर कहीं पे है ना वो पानी के अंदर ही तो है। इसी भी दो काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। एक को बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाता है मरीन वाटर, एक आ जाता है फ्रेश वाटर और एक आ जाता है ब्रैकिश वाटर। मरीन वाटर मतलब जिसकी सलाइन वैल्यू या सॉल्ट कंटेंट जिसके अंदर ज्यादा हो, जिसका खारापन बेसिकली ज्यादा होगा ना, वो आ जाएगा मरीन इकोसिस्टम। इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे ओशन, सीज वगैरह। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से पहले ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात कर देते हैं। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहता है कि ये ऐसा इकोसिस्टम है ना स्टूडेंट कि जहां पर ज्यादा खारापन भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं है, ना ज्यादा फ्रेश वाटर है ना ज्यादा खारापन है। ऐसे वाले इकोसिस्टम को कहा जाता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर वो इकोसिस्टम आ गया जहां पर हमारे पास सॉल्ट कंटेंट 3.5% के इर्द गिर्द ही हो। इनफैक्ट सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा कम होगा। देखो 96% का अगर सॉल्ट कंटेंट है तो वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर 3 के अराउंड का सॉल्ट कंटेंट है तो वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा कम सॉल्ट कंटेंट, मतलब बिल्कुल ना के बराबर सॉल्ट कंटेंट है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है जो मैं आपको बताने वाली हूं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है लोटिक, एक को कहा जाता है लेंटिक। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमारे पास आ जाता है लोटिक और लेंटिक। लोटिक में हमारे पास ऐसी सारी की सारी फ्रेश वाटर बॉडीज आ जाती हैं जिनका पानी बहता है। जैसे लोटा होता है ना, लोटा जो होता है वो भी एक जगह पे खाली है तो वो हिलता रहेगा, बस वैसे ही लोटिक जो होता है उसका भी पानी जो है वो फ्लो करते रहता है। मतलब जब पानी फ्लो करता रहेगा फ्रेश वाला तो वो आ जाएगा लोटिक फ्रेश वाटर। वहीं पे अगर दूसरी तरफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के ही बारे में बात करें, सॉल्ट कंटेंट लगभग 3.5% ही हो, इनफैक्ट इससे भी कम ही हो, और पानी चल नहीं रहा है, वो रुका हुआ एक जगह पे, वो स्टैग्नेंट है, उस वाली इकोसिस्टम को कहा जाएगा लेंटिक इकोसिस्टम। ओके, उसे कहा जाएगा लेंटिक इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम में हमारे पास पॉन्ड्स, लेक्स, रेजर्वायर्स, वेटलैंड्स और मार्शेस आ जाते हैं, जबकि लोटिक में फ्लोइंग वाटर जैसे रिवर्स, स्ट्रीम, ब्रूक्स, चैनल्स, क्रीक्स एंड स्प्रिंग आ जाता है। तो डायरेक्टली ऐसा सवाल आने का चांस भी बन जाता है कि इनमें से कौन सा वाला लोटिक और कौन सा वाला लेंटिक इकोसिस्टम है। अब आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो आर्टिफिशियल में भी आपके पास एक तरफ टेरेस्ट्रियल आ जाएगा, एक तरफ आपके पास एक्वेटिक आ जाएगा। अगर आप पानी वाली चीज को खुद एस्टैब्लिश कर रहे हो, जैसे कि एक्वेरियम्स बना दिए, जैसे कि फिश पॉन्ड्स खुद तैयार कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो है, लेकिन कौन सा वाला, आर्टिफिशियल वाला।
और अगर मैं टेरेस्ट्रियल के बारे में बात करूं, जैसे आप पार्क बना रहे हो, खुद बना रहे हो ना, पार्क नेचुरली तो नहीं थी, किचन गार्डन तैयार कर रहे हो, या जैसे आप अपना खेत इस्टेब्लिश कर रहे हो, है ना, तो ये सारा का सारा जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये थे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, क्या है प्रोड्यूसर, क्या है कंज्यूमर्स, क्या डिकम्पोजर्स, और उसके अलावा हमने पढ़ी यहाँ पर टाइप्स। तो ये आ गया है कुछ इमेजेस, लोटिक की इमेज, ये लेंटिक की इमेज, ऐसी डेजर्ट इकोसिस्टम, यहाँ पर ग्रासलैंड थोड़ा ऐसा, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऐसे, ठीक है। ओके, जब भी इकोसिस्टम को स्टडी किया जाता है ना, तो उसके चार एस्पेक्ट्स को बेसिकली स्टडी किया जाता है। एक को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी, एक आ गया डिकम्पोजिशन, एक आ गया एनर्जी फ्लो, और एक आ गया न्यूट्रिएंट फ्लो। इन सारी चीजों को स्टडी किया जाता है, जिसमें से न्यूट्रिएंट फ्लो वाला जो है ना, अगर मैं सीबीएसई की बुक्स के बारे में बात करूं, एनसीईआरटी जो बुक्स होती है ना, उसमें से ये वाला टॉपिक अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो भी पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो इकोसिस्टम के जो हमारे पास तीन मेजरिंग कंपोनेंट्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो, ठीक है। वैसे न्यूट्रिएंट फ्लो के बारे में भी आपको एक आइडिया में बता दूंगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितनी तेजी से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। बायोमास का मतलब कि मैटर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसी कोई भी चीज जो बनी है बायोटिक कंपोनेंट्स से स्टूडेंट्स, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास बायोमास। जैसे कि हमारे पास आगे लकड़ी है, ऑयल है, पेपर है, ये सारा का सारा बायोटिक कंपोनेंट से ही आया है ना, तो होगी ये बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्टिविटी को जनरली मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट आता है, जिसमें हमारे पास जो मेजरिंग यूनिट होता है, अगर हमें मास को लेके चलना है, सिर्फ मास को देखेंगे तो वहां पर हमारे पास आता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। कितना ग्राम कितने मीटर स्क्वायर में, मतलब कितना ग्राम जो है, कितना ग्राम मास एक स्पेसिफिक एरिया में एक साल में निकल के आ रहा है, उसे कहा जाता है मेजरिंग यूनिट। वो आ गया आपके पास बायोमास प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट हम डायरेक्टली एनर्जी से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे हम किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि एक साल में कितनी एनर्जी जनरेट हुई, या बायोमास के बारे में बात करेंगे तो बायोमास प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये, ठीक है, कि बायोमास जो कि प्रोड्यूस किया गया है यूनिट एरिया पे, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से, तो कितना ज्यादा बायोमास जो है वो एक यूनिट एरिया पे ग्रो हो पा रहा है, प्रोड्यूस हो पा रहा है, लेकिन सिर्फ हमारी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स कितना बायोमास जनरेट कर रहे हैं। अब प्लांट्स बायोमास कब जनरेट करेंगे, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। तो प्लांट्स कितना ज्यादा बायोमास जनरेट कर रहे हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे कि लकड़ी, ऑयल, कॉटन, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, सारा का सारा हमें प्लांट से ही तो मिल रहा है, ये आ गई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हमारे पास आता है वो बायोमास, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हमारे पास वो बायोमास आ जाता है स्टूडेंट्स, जिसको प्राइमरी जिसको हमारा प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल या इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस करने वाले हैं। इनको प्रोड्यूस करेंगे वो जो है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोडक्टिविटी की वो आगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कंज्यूमर्स ने जो प्रोडक्टिविटी की वो आगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
इसमें एनिमल फैट्स आ जाते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा या मैन्योर, सीवेज, गार्बेज, जो भी प्लांट से डिराइव होगा वो आ गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो भी एनिमल से डिराइव होगा वो आ गया स्टूडेंट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी 2 किस्म की होती है स्टूडेंट्स, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक आ गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस और नेट वाली पहले टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रॉस मतलब कि आपके पास इतना लैंड है, ठीक है, और इस लैंड के ऊपर आप टोटल कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, है ना, कितना बायोमास आप यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हो, वो आ गया ग्रॉस, है ना। लेकिन उस ग्रॉस में से, उस ग्रॉस मतलब कि टोटल कुछ काटना नहीं है उसमें से, आप ओवरऑल देखो। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बात करती है कि भाई टोटल मत देखो, आप इतना देखो कि उस वाले बायोमास में से जो यूटिलाइज हो गया ना, जो इस्तेमाल हो गया, उसको साइड पे रखो। उसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी हमारे पास बची हुई है वो आ गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस में हम पूरी प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं, जबकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम यूटिलाइजेशन को, जो चीज इस्तेमाल होगी उसे हम अलग से रखते हैं। देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो जर्नली होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम रेस्पिरेशन का लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए लेट मी जूम इन एंड डिस्कस इट इन थोड़ा डिटेल बताऊंगी इसके बारे में। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ओके, और ये जो प्लांट है, ये कोई आपके पास प्लांट प्रेजेंट है, कोई ट्री या कुछ भी मान लो इसको। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है ना, ये एक तरफ से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो ये प्लांट कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं ना, सिंपली मैं मान लूँ स्टार्च बनाया जाता है, और उसके साथ बनाया जाता है ऑक्सीजन भी। तो ये मेरे पास, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, तो ये मेरे पास आ गई ऑक्सीजन, इतना प्रोड्यूस हुआ। ये क्या आ गया? कितना ऑक्सीजन टोटल प्रोड्यूस हो रहा है? दैट विल बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस ऑक्सीजन, ये सारा का सारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को थोड़ी देगा, इसमें से कुछ ऑक्सीजन तो ये खुद भी इस्तेमाल करेगा। अब आप बोलेंगे अरे प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा? प्लांट तो ऑक्सीजन को बनाएगा, वो तो ऑक्सीजन हमें देगा। अरे स्टूडेंट्स, ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइड बाय साइड प्लांट को रेस्पिरेशन भी तो करना है ना। प्लांट ने जो खाना तैयार किया है उससे एनर्जी भी तो बनानी है ना। तो उस एनर्जी के लिए क्या चाहिए? उस एनर्जी की प्रोडक्शन में क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। प्लांट ने खुद ही फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन तो बना दिया, लेकिन खुद ही बदले में उस ऑक्सीजन को, थोड़े बहुत ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल कर देगा। खुद ही थोड़े बहुत ऑक्सीजन को जब प्लांट जो है वो यूज कर देगा, तो क्या जितना भी ऑक्सीजन अर्लियर हमारे पास प्रेजेंट था, क्या वो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ? नहीं। इस ऑक्सीजन में से तो कितना सारा ऑक्सीजन प्लांट ने खुद ही इस्तेमाल कर दिया रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में प्लांट ने कितना सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर दिया। ये जो हमारे पास रेस्पिरेशन के लॉस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो बाद में ऑक्सीजन बच जाएगा ना, वो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। क्योंकि मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रही थी, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन ही होगी, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम रेस्पिरेशन का लॉस भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, मूविंग अहेड, कहा जाता है कि एक साल में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करूं, मतलब रेस्पिरेशन लॉसेस को
हटा दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो वहां से, उसके अलावा जो हमारे पास बचता है वो होता है 170 बिलियन टन्स ऑफ हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब डायरेक्टली प्लांट्स ही इतना प्रोडक्शन में एड ऑन करते हैं, इतना बायोमास या एनर्जी जनरेट कर पाता है। ओशंस के बारे में बात किया जाए तो ओशन जो होते हैं, ओशंस भले ही ज्यादा, वाटर बॉडीज भले ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा कम है। दैट इज 55 मिलियन टन्स ही वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओशंस में जमीन की तरह एक्सेस में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। उनके ओशंस में भाई प्लांट जो है ना वो पानी के नीचे नीचे प्रेजेंट है। अगर नीचे नीचे प्लांट्स प्रेजेंट है तो उन प्लांट्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचने भी तो चाहिए ना, लाइट भी तो पहुंचनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स भी वहां पर कम होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी पानी के अंदर कम ही होते हैं, इसीलिए हमारे पास वहां पर कम प्रोडक्टिविटी होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर सिंपलर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब वो सिंपलर फॉर्म बनाना ज़रूरी है ताकि या तो ऑर्गेनिजम्स खुद उसे डाइजेस्ट कर सके या फिर उसे बाद में कन्वर्ट करके ह्यूमस फॉर्म किया जा सके। ह्यूमस, ठीक है। तो देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिजम्स करेंगे उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? डिकम्पोजर्स में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, है ना। तो बैक्टीरिया या फंगाई यानी कि डिकम्पोजर्स को कुछ ऑर्गेनिक मैटर तो चाहिए ना शुरुआत में। वो रॉ मटेरियल जिसको बैक्टीरिया, फंगाई या कोई दूसरा डिकम्पोज करने वाला है उसे कहा जाता है डेट्राइटस। यानी कि डेट्राइटस जो है ना स्टूडेंट्स, वो डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का वेस्ट है, उनका वो फीकल मैटर है। अब डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोजिशन तो कैरी करेंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन कैरी करने के लिए भी तो कुछ चीज़ें हैं ना जो जिस चीज़ के ऊपर डिकम्पोजिशन तेज़ी से हो पाएगी। नंबर 1, सॉइल क्वालिटी। जहाँ पर हमारे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है या डेट्राइटस ऑर्गेनिजम्स में कहूँगी वो प्रेजेंट है, उस सॉइल की क्वालिटी, उस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अबंडेंस में होने चाहिए। टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर भी होना चाहिए, हाई एरिएशन होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर पोर्स भी होने चाहिए कि उसमें हवा जा सके, या उसके अलावा वहाँ पर पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल भी अच्छा होना चाहिए। तो जो सॉइल की क्वालिटी होगी ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डिकम्पोजिशन कितनी तेज़ी से होने वाला है। या इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, जिस चीज़ को हमें डिकम्पोज कराना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है या उसका क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डिकम्पोजिशन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, देन कैटाबोलिज्म और देन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है स्टूडेंट्स? फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैटर होगा ना, डेट्राइटस जो होगा कॉम्प्लेक्स मैटर, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। और ये जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उन्हें कहा जाता है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स में आपके पास आ जाते हैं अर्थवर्म्स, स्नेल्स, क्रैब्स, डंग बीटल्स या फ्लाइज। ये सारी उस डिकम्पोजिशन का स्टेप नंबर 1 दैट इज फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करेंगी। नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है लीचिंग। लीचिंग वाले प्रोसेस में होता बेसिकली कुछ ऐसा है कि जितने भी सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना, जब उसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी जाएगा, हम पानी डालेंगे, रेन होगा नेचुरली मैथड से, मतलब रेन हो जाए तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, या डायरेक्टली हम खुद ही पानी डालेंगे, तो जितने भी सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सारे के सारे ज़मीन से, अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट तो वो सारे के सारे नीचे की तरफ चले जाएंगे। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। सॉइल के एक होराइजन से, एक लेवल से दूसरे लेवल में न्यूट्रिएंट्स का चला जाना, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल थे वो तभी जा पाए क्योंकि वो पानी में घुल सकते थे। इस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग।
नेक्स्ट हमारे पास जब लीचिंग हो जाएगी तो लीचिंग के बाद हमारे पास जो ऊपर बाद में जो, और देखो वो वाले न्यूट्रिएंट्स तो नीचे जा चुके हैं ना, कुछ आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो नीचे चले गए, अब कुछ तो बचा होगा ना ऊपर, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे और उसको फर्दर सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे। जब वो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे तो वहाँ पर बनेगा ह्यूमस। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वहाँ पर आता है स्टूडेंट्स मिनरलाइजेशन की टेक्निक में डिफरेंट मिनरल्स या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ह्यूमस के द्वारा, ठीक है, ह्यूमस जब डिग्रेड होगा तो ह्यूमस के द्वारा मिट्टी में, सॉइल में रिलीज किए जाएंगे, उसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन। तो इस तरीके से देखो ये प्लांट है, ये ट्री है, ट्री ग्रो कर रहा है लेकिन साथ में इसके कुछ पत्ते भी टूट गए। अब इसके कुछ पत्तों के ऊपर कुछ पत्ते जो हैं उसे कोई एनिमल खा जाएगा, लेकिन कुछ जो बच जाएंगे उसके ऊपर डेट्रीवोर्स काम करेंगे और उसको वो सिंपल फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। सिंपल फॉर्म में तोड़ के स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में तोड़ के सबसे पहले उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होंगे वो तो सॉइल के अंदर चले जाएंगे ना, अगर वो ऑर्गेनिक हुए, अगर वो सॉल्युबल हुए तो फिर ये फर्दर जो केमिकल बचेगा वो जो है वो फर्दर टूट जाएगा, डिकम्पोजर्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, वो फर्दर टूटने लगेगा। जब वो फर्दर टूट जाएगा तो वो ह्यूमस बना देगा, मतलब हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डाल देगा, जिसकी वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। तो ह्यूमस से बेसिकली सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है और वापस से ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होगा और ये ही ट्रीज को भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो में हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे 10% एनर्जी ला, फूड चेन में क्या होने वाला है, ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा एक सरफेस लेवल पे इसको स्टडी कर देते हैं। आप सबको पता है सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी, जितने भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। अब 50% से लेस देन 50% सूरज की 50% से कम की जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। मतलब सूरज से जो लाइट आ रही है ना उसमें से 50% की जो रेडिएशन होगी उसे प्लांट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ग्रीन प्लांट जो होता है वो सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाता है। 50% सूरज की एनर्जी अवेलेबल है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लेकिन प्लांट तो सिर्फ 2 से 10% तक की एनर्जी कैप्चर कर पाता है। अब उस कैप्चर्ड हुई एनर्जी में से वो जो सन की एनर्जी कैप्चर की है उसमें से भी सिर्फ 1% एनर्जी को वो कन्वर्ट करके फूड बना सकता है। मतलब 1% एनर्जी को वो सिंपली इस्तेमाल करके फूड बना सकता है। कैप्चर तो वो 2 से 10% करेगा, लेकिन इस्तेमाल जो वो कर पाएगा वो सिर्फ 1% हो पाएगी, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो का बेसिक आपके पास सन होता है। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है ना स्टूडेंट्स वो थर्मोडायनामिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले ये थर्मोडायनामिक्स के लॉज क्या है ताकि हम एनर्जी के लॉज के बारे में पढ़ सकें। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बनती है ना खत्म होती है, हाँ, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर हो सकती है, वो ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकती है। सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का ये कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि वो बेसिकली रैंडमनेस के बारे में बात करता है, वो स्टेट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बात करता है। स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज विद टाइम। तो वो बोलता है ना कि जो भी रैंडमनेस है ना हमारे इर्द गिर्द में जितने भी पार्टिकल्स की एनर्जी की जो रैंडमनेस प्रेजेंट होती है वो हमारे इर्द गिर्द इंक्रीज ही होती जाती है। अब ये है क्या एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, सेकंड लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं।
देखो, लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट, हर एक स्टेप में एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होती जाएगी, है ना। और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन से फॉर्म में रिलीज होगी? हीट की फॉर्म में। जो अवेलेबल एनर्जी होगी वो धीरे 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 करके डिक्रीज ही होती जाती है। हर एक फूड चेन में जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे ना, तो एनर्जी जो होती है ना वो डिक्रीज होती जाती है, जो एंट्रोपी है वो बढ़ती जाती है, जो रेजिडुअल एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टेरिशरी कंज्यूमर होता है और क्वाटरनरी कंज्यूमर होता है। इस एनर्जी के लॉ को समझने के लिए कि एनर्जी लॉ क्या है, कैसे थर्मोडायनामिक्स अपना काम करने वाला है, हमें समझना पड़ेगा फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन होता क्या है स्टूडेंट? फूड चेन का मतलब हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, दूसरे उसको कोई नेक्स्ट खा रहा होगा, उसको कोई नेक्स्ट खा रहा होगा। जब हम ऑर्गेनिजम्स को फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फूड के पैटर्न के हिसाब से, उनके ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से उन्हें एक चार्ट में, एक चेन में प्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है फूड चेन। फूड चेन में नंबर 1 पे हमेशा हमारे पास होता है प्रोड्यूसर, नंबर 2 पे हमारे पास होता है हार्बिवोर, नंबर 3 पे हमारे पास कार्निवोर हो सकता है, और नेक्स्ट हमारे पास कौन हो सकता है? सेकेंडरी कार्निवोर। अब हार्बिवोर, कार्निवोर और सेकेंडरी वोर की जगह पे आप डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिशरी कंज्यूमर भी लिख सकते हो। फूड चेन के बारे में जब भी बात की जाती है ना, तो फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब, मान लीजिए घास है और घास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर। अब मुझे ये बताइए, ये घास को हमेशा ग्रास होपर ही खाएगा ना, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना। इस ग्रास होपर को ग्रास तो नहीं ना खाएगा। मतलब ये फूड चेन जो होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, ये हमेशा स्ट्रेट होती है, और हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। एनर्जी के साथ लिंक करके बता रही हूँ, हर ट्रॉपिक लेवल में जब ग्रास को ग्रास होपर खाएगा तो ग्रास के पास जितनी एनर्जी थी ना, उतनी एनर्जी ग्रास होपर के पास नहीं जाएगी, और जितनी एनर्जी ग्रास होपर के पास होगी, जो ग्रास होपर को खाएगा, मान लीजिए आगे पिजन खा रहा है, तो उतनी एनर्जी पिजन में नहीं जाएगी। यही तो है एनर्जी लॉ। ये जो हमारे पास फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4, ये लेवल्स मैक्सिमम हमारे पास 5 हो सकते हैं और मिनिमम हमारे पास ये लेवल 2 होने चाहिए। एक और चीज, फूड चेन जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये जनरली 2 किस्म की होती है। एक फूड चेन वो जिसे कहा जाता है ग्रेजिंग फूड चेन, और एक फूड चेन वो जिसे कहा जाता है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा नंबर 1 में आपके पास प्रोड्यूसर ही होगा। नंबर 1 फूड चेन में नंबर 1 में आपके पास कौन होगा? प्रोड्यूसर ही होगा, और प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर ही होगा। लेकिन डेट्राइटस फूड चेन के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पर नंबर 1 पे आपके पास कोई भी ग्रास नहीं होगा। इनफैक्ट डेट्राइटस फूड चेन में हमारे पास नंबर 1 पे कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर ही होगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही शुरुआत होगी, उसके बाद आपके पास डेट्रीवोर्स होंगे जो उन्हें खाएंगे। देखो ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों फूड चेन्स में। फूड चेन अगर ग्रेजिंग है तो नंबर 1 पे हमेशा कोई प्रोड्यूसर ही होगा, अगर डेट्राइटस है तो नंबर 1 पे हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको जितने भी आपको फूड चेन देखने को मिलते हैं, वेट मिनट, हाँ, जितने भी फूड चेन आपको देखने को मिलते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना,
वो मैक्सिमम ग्रेजिंग फूड चेन का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहाँ पर ग्रास होगा। देखो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे ईगल है, लाइन है, टाइगर है, बियर है, ये मैक्सिमम आपको ग्रेजिंग फूड चेन में ही देखने को मिलेंगे। और डेट्राइटस फूड चेन में आपको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो सारा कहाँ पर आएगा? डेट्राइटस फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन की एनर्जी हमेशा, देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? ग्रास से। ग्रास से एक प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी का सोर्स क्या रखेगा? सन रखेगा। लेकिन डेट्राइटस फूड चेन में सन की तरह हमारे पास एनर्जी, सन से हमारी एनर्जी ड्राइव नहीं होती। इनफैक्ट हमारी जो एनर्जी होती है वो डेट्राइटस से, मतलब उस सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से हमारी जो होती है वो एनर्जी डिराइव होती है। तो फूड चेन के भी दो आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक और फैक्ट ऐड ऑन किया हुआ है यहाँ पर, कहता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो भी होता है ना, वहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन ही आपको देखने को मिलेंगी। पानी के अंदर मैक्सिमम ग्रेजिंग फूड चेन है, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जबकि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात करें ना, तो मेजर हमारे पास यहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स होगा वो डेट्राइटस होता है। एक्वेटिक में ग्रेजिंग और टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस फूड चेन आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो भी जितने भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो आपको लैंड पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। और आपको बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि बड़ी बड़ी फिशेस वगैरह वो ज़्यादातर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही देखने को मिल सकती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मगर जैसे लाइन है, टाइगर है, वो भी तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स? वो आपको देखने को मिलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में। कौन सी वाली में? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फूड वेब। फूड वेब क्या आ गया? देखो अब कभी भी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा तो नहीं होता कि जो घास है घास को डियर ही खाएगा, और डियर है तो डियर को आगे लाइन ही खाएगा, ऐसा तो नहीं होता। फूड वेब में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें खाने की। जैसे स्नेक है, स्नेक के पास एक ऑप्शन है कि या तो ये फ्रॉग को खा ले, या तो ये रैट को खा ले, है ना, या ये किसी बर्ड को खा ले। तो एक ऑर्गेनिज्म किसी एक ही फूड चेन का हिस्सा नहीं होता। इनफैक्ट एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फूड चेन के साथ लिंक्ड होता है। तो जब हम काफ़ी सारी डिफरेंट फूड चेन्स को आपस में इंटरलिंक करेंगे उनके फीडिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे, तो उसे कहा जाता है फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब दोनों का ही जो कॉन्सेप्ट था वो चार्ल्स आल्टन ने दिया था। क्या आप बता सकते हैं कि इकोसिस्टम वाली टर्म किसने दी थी? लेक्चर के एंड में आपको ज़रूर पूछूंगी, आप प्लीज़ उसका नाम अपने दिमाग में रखें, ठीक है। तो फूड वेब में बेसिकली फूड वेब में काफ़ी सारी हमारे पास फूड चेन जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। फूड चेन जो फूड वेब होती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, ऑल्टरनेटिव पाथवेज बताती हैं कि ग्रास को या तो कैटरपिलर खा ले, या तो उसे ग्रास होपर खा ले, या तो उसे रैट खा ले, या तो उसे डियर खा ले, या तो उसे गोट खा ले। तो डिफरेंट आपको पाथवेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आ गया फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब में से असली में जो चीज एग्जिस्ट करती है ना स्टूडेंट, वो फूड वेब ही है। फूड चेन तो जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बेसिक पाथवे है। रियल लाइफ में तो फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है ना। फूड वेब जो होता है वो ऑल्टरनेटिव पाथवेज तो हमें बताता ही है। थर्ड वन ये हमें ये भी बताता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है तो वो पॉपुलेशन ईजिली अवेलेबल होगी, उसे ही खाया जाएगा, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ओके, फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने शुरू किया था स्टूडेंट्स एनर्जी से। एनर्जी फ्लो के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितनी % एनर्जी जाने वाली है।
तो इस एनर्जी फ्लो के लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसे कहा जाता है लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ। लिंडमैन 10% एनर्जी लॉ क्या कहता है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब फूड का ट्रांसफर होगा ना, तो इसके साथ एनर्जी भी जाएगी, लेकिन उस फूड एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी जाएगी ना आगे, वो सिर्फ 10% ही होगी। पीछे वाली ट्रॉपिक लेवल के पास मान लीजिए 100% एनर्जी है और इससे नेक्स्ट वाले के पास 100% से कितनी जाएगी, 10% ही जाएगी। उससे नेक्स्ट में इसकी भी 10%, उससे नेक्स्ट में इसकी भी 10% और उससे नेक्स्ट में इसकी भी 10%। तो हर एक लेवल में आपको एनर्जी जो है वो कम होती दिख रही है। कितनी कितनी, 10% आपको एनर्जी कम ही होती हुई दिख रही है। जब एनर्जी धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, रैंडमनेस, वो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी मतलब कि वो जो रैंडम एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में वो रिलीज होना हर एक स्टेप में बढ़ती जा रही है ना। तो 10% एनर्जी लॉ कहता है कि एक लेवल से, एक फूड चेन के एक लेवल से दूसरे लेवल में हमेशा 10% एनर्जी ही जाएगी। काफी बार एग्जामिनर ने ऐसा सवाल पूछा है कि बताइए अगर आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर है तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी आएगी। बेस को आप हमेशा 100 मान के चलिएगा तो 100 का 10% होगा, 10 आएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी में कितना बन गया 1%। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में एनर्जी कितनी होगी 1%। वैसे ही सवाल ये टेरिशरी कंज्यूमर से भी हो सकता है और उसी तरीके से वो क्वार्टरनरी के बारे में भी पूछ सकता है। इसी लॉ को कहा जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर एक स्टेप के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो रैंडम एनर्जी है वो भी रिलीज होती जा रही है, एनर्जी लूज भी होती जा रही है। कौन सी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो एक और एग्जाम्पल, एक और डायग्राम से हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे कि बेसिकली देखो ये आगे ग्रीन प्लांट्स पे मान लीजिए 100% एनर्जी। अब इन्होंने किलो कैलोरीज के हिसाब से यहाँ पर इमेज में शो कराया, आप सिंपली इसका भी 10% निकाल सकते हैं। जब रैबिट इस घास को खाएगा तो बताइए रैबिट के अंदर कितनी % एनर्जी जाएगी, इसकी 100 की सिर्फ 10%। ओके, मतलब मान के चलो अगर ये 100 थी तो ये यहाँ पर सिर्फ 10 बच गई। अगर इस रैबिट को किसी स्नेक ने खा लिया तो स्नेक के अंदर कितनी एनर्जी जाएगी, इस 10 का भी 10 मतलब कि 1%। अगर इस स्नेक को किसी ईगल ने खा लिया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी जाएगी, 1% का भी 10%, दैट इज 0.1%। दिस इज 10% एनर्जी लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होते हैं कि हर एक ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसका कुछ अपना एक वजन होता है, मास ऑफ लिविंग मैटर। एक ऑर्गेनिज्म का जितना अपना वजन है, जितना मास है, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप को हमेशा ड्राई वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप है ना उसका ड्राई वेट ही हमेशा लिया जाता है। ड्राई वेट क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर हम वेट वेट लेके चलेंगे ना स्टूडेंट, जो उसका नेट वेट है आपके पास, अगर आप वो लेके चलोगे तो उसमें पानी भी तो हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, कितनी सारी नई चीज दूसरी चीजें हो सकती है। लेकिन जब हम सिर्फ हम बायोमास के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में हम किसको अपना हम किसको बेसिक मान के चलेंगे, ड्राई वेट को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इन्हीं चीजों को हमारे पास एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल के साथ किस तरीके से लिंक्ड है, एनर्जी के हिसाब से, नंबर के हिसाब से उनका रिलेशन बताना है या उनका वजन के हिसाब से उनका रिलेशनशिप बताना है। जब हम इसको एक पिरामिड, जब हम इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में या पिरामिड की फॉर्म में बताएंगे स्टूडेंट्स, इसे ही कहा जाएगा इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं इन्हें ही कहा जाता है अल्टोनियन पिरामिड्स, क्योंकि अगेन ये कॉन्सेप्ट
दिया था चार्ल्स एल्टन ने, जिन्होंने ऑलरेडी फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली 3 किस्म की होती हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर और एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो, पिरामिड जो होंगे ना स्टूडेंट्स, पिरामिड जर्नली ऐसे होता है, लेकिन अगर कभी पिरामिड उल्टा हो जाए तो जो नॉर्मल पिरामिड होता है उसे कहा जाता है अपराइट पिरामिड, और अगर पिरामिड को हम उल्टा कर दें तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स इन्वर्टेड पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर और बायोमास हम कभी इन्वर्टेड करने पढ़ने वाले हैं तो कभी अपराइट। एक और चीज मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो पिरामिड का जो बेस होता है ना, बेस में हमेशा हमारे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आता है। पहले आता है प्रोड्यूसर के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी कंज्यूमर के पास हमारे पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद हमारे पास आता है टेरिशरी कंज्यूमर, और टेरिशरी कंज्यूमर के लास्ट में हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर। ओके, तो हमेशा याद रखें पिरामिड की बेस में कौन है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो जब भी जो देखो, मान लीजिए मैं फूड चेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूं, मतलब घास है, घास के बाद है ग्रास होपर के बाद हमारे पास आ जाता है फ्रॉग है, ऐसे करके मान के चलते हैं। बताइए ग्रास कहाँ पर आना चाहिए, हमेशा बेस पे, चाहे यहां पर बात करूं या चाहे यहां पर बात करूं, हमेशा बेस पे, नीचे से ऊपर की तरफ हमारा जो ये ट्रॉपिक लेवल्स होंगे वो बढ़ने चाहिए। बेस को 1 मान के चलना, फिर 2, फिर 3, 4, 5। ओके, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, अभी हम एक चीज पढ़ के आए हैं जिसे कहा जाता है एनर्जी लॉ, 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी क्या लॉ क्या कह रहा था कि एक लेवल से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से सेकेंडरी से टेरिशरी कंज्यूमर तक जब आप बढ़ते जाओगे तो आपके पास एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो जब एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, बेस में एनर्जी सबसे ज्यादा है, ऊपर की तरफ एनर्जी कम होती जा रही है। बताइए पिरामिड कैसा बनेगा, अपराइट स्टूडेंट्स। अपराइट पिरामिड में बेस आपके पास सबसे ज्यादा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए है, और एंड की तरफ ये थोड़ा टैपर हुए जा रहा, पतला पतला हुआ जा रहा है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, आपको एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी सी एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में क्या होगा, डेजर्ट के केस में क्या होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी ग्रासलैंड में क्या होगा, तो आपका आंसर हमेशा अपराइट ही होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाते हुए नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाते हुए डिक्रीज ही होती है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर हमें बताता है, अब हमें एक ट्रॉपिक लेवल का दूसरे के साथ रिलेशन तो देखना है, लेकिन अब इनका गिनती के हिसाब से कि किसकी गिनती कितनी है। पहले हम एनर्जी देख रहे थे कि एनर्जी किसके पास कितनी है, तो अब पिरामिड ऑफ नंबर को हम नंबर के हिसाब से देखेंगे। देखिए, ये जो आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है, ऑब्वियसली ग्रास। तो घास हमेशा ज्यादा होती है, और जो हमारे पास एपेक्स प्रेडेटर होता है ना, चाहे वो लायन है, टाइगर है, जो भी है, उनका नंबर कम ही होता है। घास के मुकाबले रैबिट या जो डियर होगा उसका नंबर कम होगा, इनके मुकाबले वुल्फ का नंबर कम होगा, और इनके मुकाबले हमारे लाइन का नंबर होगा स्टूडेंट्स का। तो बताइए ऐसी वाली पिरामिड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, अपराइट होगी, है ना। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट नहीं होती, ये कभी कभी कुछ केसेस में स्टूडेंट्स इन्वर्टेड होती है। जैसे अगर हम एक ट्री के इकोसिस्टम की बात लेके चले, तो ट्री का इकोसिस्टम, एक ही ट्री के बारे में बात कर रही हूं। जब एक ही ट्री के बारे में बात कर रही हूं तो देखिए जरा, जब ट्री ही एक है तो प्रोड्यूसर का नंबर कितना हुआ, 1। अब पेड़ के ऊपर प्रेजेंट जो बर्ड्स होंगे वो मान लीजिए 20 बर्ड्स प्रेजेंट है, और बर्ड्स के ऊपर छोटी छोटी फ्लाइज या टिक्स लगी हुई है। मान लीजिए एक बर्ड के ऊपर लगी हुई है लगभग 4 टिक्स, एक के ऊपर 4, तो भाई 20 के ऊपर कितनी होगी, 80 टिक्स हो जाएंगी टोटल। तो
तो एक ट्री के इकोसिस्टम में जो नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास बेस में कम और एंड की तरफ ज्यादा होता है। इसीलिए जो ट्री का इकोसिस्टम है वो नंबर के हिसाब से कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड पिरामिड होगा। ठीक है, तो हमने दो पिरामिड्स पढ़ी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। पिरामिड ऑफ बायोमास, ना एनर्जी देखेंगे ना देखेंगे स्टूडेंट्स उनका नंबर, देखेंगे तो उनका वजन कि कितना बायोमास है। मुझे बताइए आप कि बायोमास किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? यस, ड्राई वेट पे कैलकुलेट किया जाता है जनरली, ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास का भी कोई अपना श्योर नहीं है कि वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड। कुछ केसेस में वो अपराइट होता है, कुछ केसेस में वो कैसा बन जाता है, इन्वर्टेड बन जाता है। मैं वजन के बारे में बात कर रही हूं, है ना। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है, वो हमेशा अपराइट है। नंबर और बायोमास कभी इन्वर्टेड और कभी अपराइट हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा होता है अपराइट। ओके, तो देखिए अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात करूं, बताइए जहां पर एक या दो ही शेर देखने को मिलेंगे, शेर के मुकाबले घास का वजन तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना, क्योंकि घास ही घास होती है ग्रासलैंड में, है ना। तो वहां पर बेस में अगेन वजन ज्यादा, जो लाइन होगा उसका बायोमास कम होगा, तो ये पिरामिड बन जाएगी अपराइट। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में अगर हम चेक करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, नंबर तो भले ही ज्यादा होता है, लेकिन हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम बायोमास को कंसीडर कर रहे हैं, वजन को कंसीडर कर रहे हैं। तो पानी में भाई कोई बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी क्यों नहीं प्रेजेंट होगा, आपको पता है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर मतलब कि जो व्हेल वगैरह बिग फिशेस होती हैं उनका वजन हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लांट जितने भी ज्यादा हों उनका वजन कम ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से काफी ज्यादा हॉलो होते हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप बायोमास की बात करो तो बायोमास में ये पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करूं, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो नंबर के बारे में बात करेंगे तो पिरामिड इस तरीके का बन जाएगा, है ना, अपराइट। तो ये था आपके पास इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।